हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा बाबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं बाबर। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। उत्तर भारत में कौन कौन से राज क्षेत्र थे, कौन कौन से राजवंश शासन कर रहे थे एवं दक्षिण भारत में किस प्रकार की स्थिति विद्यमान थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर भी कीजिए। वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो बाबर के बारे में जानते हैं। इसका समयकाल जो रहता है 1556 से 1530 ईस्वी तक। प्रारंभिक जीवन में बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। बाबर का जन्म एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। इसने अपनी दादी एहसान दौलत के सहयोग से अपना राज्य अभिषेक किया। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चंगताई तुर्क वंश का था। मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय तथा शक्तिशाली सफ़वी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर ने अपने चाचा अर्थात बुगरा खां एवं समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से समरकंद का क्षेत्र छीनना चाहा। समरकंद फरगना की सीमा के निकट था, जिस पर अधिकार के पश्चात पश्चिम की तरफ से फरगना राज्य सुरक्षित हो जाता। तैमूर की राजधानी रही समरकंद का व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी था। साथ ही उस पर अधिकार करना इसलिए भी आवश्यक था कि अहमद मिर्जा ने बाबर के पिता और स्वयं बाबर को भी परेशान किया था। 1497 ईस्वी में बाबर ने करीब 3 महीनों तक समरकंद पर कब्जा जमाए रखा। इसी बीच फरगना में विद्रोह की खबर मिलते ही वह फरगना गया। समरकंद से हटते ही बाबर की सत्ता वहाँ समाप्त हो गई। इधर फरगना की राजधानी आदिजान पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, अतः उसके हाथ से फरगना का राज्य भी निकल गया। फरिश्ता के अनुसार भाग की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति बाबर इधर उधर मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते फिरते हैं। परंतु 1498 ईस्वी में बाबर ने पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया। बाबर के चाचा ने उज़्बेक शासक शैबानी खां की सेवा प्राप्त की। 1501 ईस्वी में बाबर ने शैबानी खां को पराजित कर दिया तथा समरकंद पर अधिकार कर लिया। परंतु शैबानी खां ने पुनः बाबर को पराजित कर उसे समरकंद से भागने पर मजबूर कर दिया। शैबानी खां उज़्बेक के निरंतर बढ़ रहे प्रभाव से भयभीत बाबर ने समरकंद और फरगना छोड़कर अफगानिस्तान में शरण ली। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की और 1510 ईस्वी में शैबानी खां ईरान के सफ़वी शासक शाह इस्माइल से पराजित हुआ और मारा गया। अब एक बार फिर बाबर ने सफ़वियों की मदद से समरकंद को जीतना चाहा और कुछ हद तक उसे सफलता भी मिली, किंतु ईरानी सरदारों ने उसके साथ इस तरह व्यवहार किया कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने समरकंद विजय की इच्छा त्याग दी। लगभग उसी समय सफ़वी शासक शाह इस्लाम भी 8 मंत्रों से पराजित हुआ और मारा गया। यह स्थिति थी जब बाबर ने भारत की ओर देखा। तो भारत विजय की पृष्ठभूमि में बाबर अपने तुजुक-ए बाबरी में लिखता है कि काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक वह निरंतर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का स्वप्न देख रहा।
भारत पर बाबर के आक्रमण के निम्न उद्देश्य थे। वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। काबुल, कंदार और बदस खां के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था। भारत की राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूल थी, जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रही थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों के राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी तथा हिंदू राज्यों में मेवाड़ तथा विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भारत आने का निमंत्रण दिया। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया गया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं की आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी सोर्स से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण वह मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली से पूरी तरह परिचित हो गया। उज़्बेकों से उसने तुलगुमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी और की दक्षता तथा मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखी। बाबर को उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिन्होंने बाबर के तोप खाने को सेना का सबसे महत्वपूर्ण विभाग बना दिया। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। स्वयं बाबर 5 आक्रमणों की बात करता है। इसके बाद भारत की ओर बढ़ना। 1518-19 में बाबर ने पहली बार बाजौर और भीरा के किले पर कब्जा किया। भीरा से उसने अपने दूत मुल्ला मुर्शीद के द्वारा दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के पास संदेश भिजवाया कि जिन स्थानों पर उसके पूर्वजों को अधिकार था उन्हें वापस लौटा दिया जाए। दौलत खान ने दूत को दिल्ली आने नहीं दिया, बल्कि लाहौर में ही रोक लिया। बाबर की भीरा विजय अस्थायी हुई। इसके काबुल वापस जाते ही बाबर के प्रतिनिधि हिंदू बेग को भी भीरा से भगा दिया गया। बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया, परंतु अधिकार नहीं कर सका। बंदस खां में उपद्रव की सूचना पाकर उसे वापस लौटना पड़ा। बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। इस बार उसने पुनः बाजौर तथा भीरा पर विजय प्राप्त की। सियालकोट पर भी उसका आधिपत्य हो गया। इसी समय बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण मिला। इसे स्वीकार करते हुए वह पंजाब की ओर बढ़ा तथा लाहौर, दीपालपुर, जालंधर पर अधिकार कर लिया। लाहौर में ही बाबर ने इब्राहिम की सेना को पहली बार परास्त किया। बाबर ने युद्ध के पश्चात आलम खां को दीपालपुर तथा दौलत खान लोधी को जालंधर, सुल्तानपुर तथा कुछ अन्य क्षेत्र दिए, जिससे वह असंतुष्ट हो उठा। बाबर के जाते ही उसने षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। आलम खां को दीपालपुर से निकाल दिया। आलम खां बाबर की शरण में पहुंचा। चौथी बार बाबर ने 1525 में पंजाब पर आक्रमण किया और दौलत खान लोधी को परास्त किया। इसके बाद उसका महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। पहली बार ऑटोमन शासक ने सफवी शासक इस्माइल के विरुद्ध उसका प्रयोग किया था। उस्मानी विधियों में 2 गाड़ियाँ के बीच खाली जगह में तोप को रखकर चलाया जाता था। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्धभूमि में मारा गया और बाबर इस जीत का श्रेय अपने तीरंदाजों को देता है। पानीपत के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में खुतबा में उसका नाम पढ़ा गया। हुमायूं ने आगरा पर अधिकार कर बाबर को वहाँ का बादशाह घोषित कर दिया। इस प्रकार अफगानों की नई और पुरानी यानी आगरा और दिल्ली दोनों ही राजधानियाँ बाबर के हाथों आ गई थीं। हुमायूं को आगरा में एकत्र लोधी खजाना भी मिला।
जिस धन से बाबर की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो गई। तो इस प्रकार बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, जिससे उसकी समस्त जो कठिनाइयाँ थी वो समाप्त हुई, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो। इसके बाद उसने खानवा का युद्ध भी 16 मार्च 1527 में हुआ, जिसमें राणा सांगा को उसने बुरी तरह पराजित किया और इस युद्ध में उसने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुआ, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, जो बंगाल की संयुक्त अफगान बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को उसने पराजित किया था। इसमें महमूद लोदी और नुसरत शाह प्रमुख थे। तो इस प्रकार उसकी तमाम विजयों के बाद अंत में 23 दिसंबर 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 48 वर्ष की आयु में बाबर को 26 दिसंबर 1530 में एक बीमारी से मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के नूर अफगान बाग में रखा गया, बाद में काबुल में ले जाया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।